मित्रों, देश में चुनाव की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। चुनाव समाप्त हो गए, परंतु इन चुनावों में जहां एक तरफ विश्व के सबसे बड़े, व्यवस्थित और तकनीकी दृष्टि से न्यू टेक्नोलॉजी से एप्रोप्रिएटेड इलेक्शंस हुए, वहीं उसी के साथ बहुत दुख की बात यह है, देखिए चुनाव होते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, परंतु देश और लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की लोकलाज और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठने चाहिए थे। पहले हमारे विपक्षी दलों ने उन्होंने हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, कोई बात नहीं, हमने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति करिए, स्वीकार्य है। हमारी सरकार के प्रति करिए, स्वीकार्य है। पर जब आप लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्र की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, तो यह कतई अस्वीकार्य है। इन चुनावों में हमने देखा, हमारा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक ही मूल मंत्र रहा, विकास और विकास के आधार पर विश्वास। और विपक्षी दलों का एक ही मूल मंत्र रहा, भ्रम, भ्रम के आधार पर भय। और मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, तो कहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो कहीं संविधान खत्म हो जाएगा, तो कहीं पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कहीं पर उत्तर दक्षिण में विभाजन करवा दें, और अनेक अनेक प्रकार की अनर्गल, आधारहीन, भड़काऊ बातें की गई। परंतु इधर जो विषय चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए गए, आपने देखा कि चुनाव आयोग ने उसका युक्ति संगत और तकनीकी उत्तर दिया है। जो जो बातें मांगी गई थी, डिमांड, वो सारी बातें पूरी हुई हैं। परंतु मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, चुनाव की हार की निश्चितता, यानी सर्टेनिटी ऑफ एन इनएविटेबल इलेक्टोरल डिफीट माइट हैव पुट अप सेलिनिटी इन देयर माइंड। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप कि 150 डीएम को फोन किए गए, चुनाव आयोग ने कहा बताइए, आपने संख्या कोट की है, संख्या कोट की है तो बताइए कौन है। तो कहते हैं 7 दिन का समय। उन्होंने कहा शाम तक दीजिए, क्योंकि आपने कहा ये चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। यह दर्शाता है किस प्रकार के अनर्गल बातें उन्होंने करने का प्रयास किया है। इस चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे लेकर समाज के अंदर विप्लव पैदा किया जा सके। और हकीकत तो यह है कि हमारी सरकार ने एक्सरे किया और एक्सरे के बाद 2200 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज निकली हैं, वो बातें कैश सामने दिखाई पड़ रहा था। परंतु मैं कांग्रेस से कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पिछले वर्ष तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सही काम किया था और केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गलत काम हुआ? क्या 2018 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया था और 2023 में गड़बड़ हो गया? तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए, ये किस प्रकार की आप भ्रम फैलाने वाली निम्न स्तरीय बातें कर रहे हैं? मतलब उनके हिसाब से चुनाव आयोग ने पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में अच्छा काम नहीं किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में अच्छा काम नहीं किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम नहीं किया, और उसके बाद उसने बंगाल में अच्छा काम किया था और तेलंगाना में अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं, गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छा काम नहीं किया। फिर उसने तमिलनाडु में अच्छा काम किया, फिर उसने कर्नाटक में अच्छा काम किया, मगर असम में अच्छा काम नहीं किया, फिर केरल में भी अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं, फिर इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश में गड़बड़ काम कर दिया। ये कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? जय पराजय होती रहती है, परंतु लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप मत करिए, और अंदर लाइटर नोट कहूं, पूरे देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ यह बात कही है कि आप उत्तर से दक्षिण तक देख रहे हैं, और उसके बाद, और मैं यह भी कहना चाहता हूं, पराजय दिख रही है तो पराजित आप अनेक बार हुए हैं। जब आपके यहां से सत्ता गई तो दोबारा लौट के नहीं आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1967 में आप तमिलनाडु से गए, आज तक लौट के नहीं आए। 1977 में कांग्रेस वेस्ट बंगाल से गई, आज तक लौट के नहीं आई। 1989 में यूपी बिहार से गए, आज तक लौट के नहीं आए। 1990 में गुजरात में गए, बीच में जनता दल का कांग्रेस में कुछ समय के लिए विलय हो गया था, आज तक लौट के नहीं आए। मेरे भाई, आप अनेक बार हार चुके हैं
और ऐसे हारे हैं कि वो वेंट सो ऐसो वेंट की केम ही नहीं। तो भाई अगर केंद्र में आपको मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रबल दिखाई पड़ रहा है नेतृत्व, तो ईमानदारी से लड़िए, परंतु लोकतंत्र को लांछित मत करिए। मतलब इनकी हालत जानते क्या हो गई है? जैसे पुराने जमाने के बिगड़े दिल शहजादे होते थे ना, हम गलत नहीं हो सकते, सब गलत है। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, कोर्ट गलत हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत हो सकती है, जनता गलत हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, ईमानदारी से चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करिए। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तो अब 24 घंटे की भी बात नहीं रह गई है। 20 घंटे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जितना मट्ठा करना था आपने कर दिया, परंतु छाछ का छाछ और दूध का दूध भी साफ हो जाएगा। परंतु मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि अब तो अनेक लोग यह भी स्वीकार करने लगे हैं। हमें इस बात का शक यह होता है कि ठीक है, कौन सी ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने भारत के अंदर अनरेस्ट पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और आज भारतीयों के मन में यह संदेह है कि चुनाव के परिणाम के समय भी कहीं ये कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं जिनके द्वारा जाने में या अनजाने में ये लोग संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अनेक मीडिया में इस प्रकार की बातें आई थी कि देश के अंदर और देश के बाहर से बहुत सी शक्तियों ने इस बात के लिए प्रयत्न और संकल्प किए थे कि वो सरकार को नहीं आने देंगे। आप लड़िए ईमानदारी से, और जो हो उस निर्णय को स्वीकार करिए। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी जो फिलहाल एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आए हैं, हम लोग बचपन में कांग्रेस एक नारा देती थी कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है। अब जनता ने बता दिया कि सरकार चलाना किसे आता है और सारे भारत से नाता भी टूट गया। अब इनका नारा केवल एक हो गया है, लोकतंत्र नहीं सुहाता है, इसलिए केवल बवाल मचाना आता है। तो मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि आप लगातार अनेक राज्यों में चुनाव हारे हैं, अनेक राज्यों में चुनाव जीते हैं। चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र के ऊपर आघात भारत का कोई भी भारतवासी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चुनाव की हार जीत के लिए आप परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जानी चाहिए हमसे सीखिए। हम सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं, मगर कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं किया है। तो अब साबित हो गया, ना कांग्रेस को सरकार चलाना आता है, ना विपक्ष की भूमिका निभाना आता है। धन्यवाद। इंग्लिश में कह देते हैं। Friends, the elections have come in the last phase. Electoral process has completed. But unfortunately, this election, though it was world's biggest election, meticulously elaborated, technologically infused process has been used, which has seen the least number of electoral violence and even electoral malpractices. Despite that, it has seen the worst form of verbal hatred which has been tried to inflict to create an unrest in the society. Sometimes these type of frivolous and flimsy allegations like the democracy is in danger, sometimes the reservation is in danger, sometimes a north and south divide, and sometimes distribution of the property and others, these type of things have been done. But we are ready to accept any allegation. They have used the dastardly words against our leader, Prime Minister Shri Narendra Modi. We have accepted that. We have not reacted on that. They have abused Bharatiya Janata Party. You are welcome, it's in democracy. You can criticize the government. You are welcome, it's in democracy. But you cannot criticize the basic spirit of democracy. You cannot criticize the government. You are not allowed to demean the dignity of the country just for the sake of your political gain and disrespecting the democracy. Right now, they have come to a new law. When these type of allegations have been made that the 150 district magistrates have been called, and the Election Commission has asked that you have given a quantitative, clear figure. Now give us the list. Now they are trying to divert. So that's why our motto in the entire election under the leadership of Narendra Modi was Vikas and Vishwas, development and confidence.
and their motto was Bhram and Bhay. To confuse, create a propaganda and fear. Now the process has finished. Let us wait for the results. Why you are doing like this? If you have gone berserk in the desperation of inevitable defeat in a consecutive 3 terms, so I would like to remind you that you have lost the government several times and you have never came back. In 1967 in Tamil Nadu, never Congress came back. 77 West Bengal, they never came back. 1989 they lost in UP and Bihar, they never came back. In 1990 they lost Gujarat, they never came back. So it's happening for the again at the time center also. You lost and you are not being witness to coming back. So don't criticize the democracy. And one more thing, again I would like to add, in the last few years, according to you, the election commission was working very good in Punjab, Himachal, but not good in Haryana and Uttarakhand. It was working very good in Delhi, but not in UP. It was working very good in Bengal, Telangana, Tamil Nadu, but not working good in Gujarat, Maharashtra and Assam. So don't try to hoodwink the people of India. They are wise enough to understand that you are doing this type of allegation, nothing but to satisfy your ego, like पुराने जमाने में जैसे बिगड़े दिल शहजादे होते थे, like the despotic prince. So, I would like to say, finally, Congress uses to give a slogan कि सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है. Now the people have seen that they are not worthy of running the government, but they have lost even the maturity to perform as a proper opposition. एक चीज और ऐड कर दूं, इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर कांग्रेस की परेशानी समझी जा सकती है. जब से वोटर आईडी कार्ड आए हैं उसके बाद कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली. जब से सीसीटीवी फुटेज पूरी 100 टाइम्स सर्वेलेंस रहती है, कांग्रेस को कभी मेजॉरिटी नहीं मिली. जब से इलेक्टोरल वायलेंस खत्म हुई है तब से कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली. आपका दर्द हम समझ सकते हैं. इफ इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन प्राइम मिनिस्टर was adjudged by court for electoral malpractices, it was Srimati Indira Gandhi, by none other than Allahabad High Court. And I would like to remind, election तो आप पहले भी 1991 अमेठी इलेक्शन, कांग्रेस की तरफ से बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, गोलियां चली थी, डॉक्टर संजय सिंह घायल हुए थे, पुराने लोगों को याद होगा, 21-22 लोग नामजद हुए थे. ठीक है, जब तक चुनाव परिणाम आया, राजीव गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी. इवन अमेठी रायबरेली में आप सारी सीटें हार चुके हैं. एक भी विधानसभाएं आपके पास नहीं है. विधानसभा भी सब भाजपा के पास है, सपा के पास है, जिला पंचायत. सो बी रेडी टू ग्रेसफुली एक्सेप्ट द डिफीट रादर देन demean the dignity of democracy. Any question? देखिए, वो जो भी उनकी हसरतें हैं, अब हसरतों का आशियाना निकलेगा या हसरतों का जनाजा निकलेगा, ये देखने की बात है. परंतु जो बातें उन्होंने कही है, टेक्निकली उनको इलेक्शन कमीशन को लिस्ट देनी चाहिए. चुनाव आयोग ने माना है. और मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहूंगा, तो 2018 में कैसा काम किया था मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने, और 2 बार पंजाब में कैसा काम किया. ये अपनी हार का ठीकरा दूसरों के ऊपर फेंक, यही अंतर है. देखिए साहब, एक बात कह दूं, उन्होंने जबरन अपनी पार्टी में तो अपने को लीडर स्टैब्लिश कर लिया, जनता ने लीडर नहीं माना है. राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 2014 हारे ऑफिशियली उनके नेतृत्व में, मतलब एक तरीके से अध्यक्ष थे. 19 में तो बैडली हारे और अब हार रहे हैं. अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी 2012 में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो जीते, और 17 में 57 पे आ गए, फिर हार गए. So it is happening all over the country. The unfortunate part is कि वो अपनी पार्टी की लीडरशिप जबरदस्ती अपने पास रख सकते हैं, जनता का नेतृत्व नहीं. और वैसे तो मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह जी अभी आज ये बोल रहे हैं, कल शाम तक आते आते सारा ठीकरा खड़गे जी के सर के ऊपर फोड़ने की तैयारी हो सकती है. आमोद राय.
देखिए, इसीलिए मैंने कहा बहुत गंभीर तत्व है, क्योंकि पहले भी पूर्व में बाहर से बैठे हुए कई लोगों ने ये वक्तव्य दिए थे कि वो हर हाल में भारत में मोदी जी की सरकार हटाना चाहेंगे। रही बात इसकी अपशब्दों का, तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, मोदी जी के विरुद्ध कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, मर जा, टुकड़े टुकड़े। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, हमने किसी प्रधानमंत्री की कभी मौत की कामना की हो तो ये बता दें। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए थे, तब भी हमने किसी की मौत की कामना नहीं की। और मौत के सौदागर से शुरू होकर 2007 में मौत की कामना और मौत के प्रकार तक आने वाले लोग जब यह प्रवचन देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पंचतंत्र में एक श्रृगाल प्रवचन है ना, शब्दशः न लिया जाए, इसको उपमा के रूप में कह रहा हूं, जैसे सियार प्रवचन दे रहा हो जो पंचतंत्र की कथाओं में आता है, ऐसा प्रतीत होता है। अब अंतिम सवाल है हिमांशु आस्कर। हिमांशु जी, अभी आपने ईवीएम पे कहा 2009 में जब आपकी पार्टी चुनाव हारी थी, तब जीवीएल नरसिम्हा राव, जो आपके संसद सदस्य भी रहे हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने किताब लिखी थी ईवीएम टैंपरिंग को लेकर, जिसका प्रीफेस लालकृष्ण आडवाणी और फॉरवर्ड चंद्रबाबू नायडू ने लिखा था। उसके बाद आडवाणी जी ने भी एक ब्लॉग लिखा था ईवीएम टैंपरिंग को लेकर। बिल्कुल समय समय पर चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और उसके अंदर वांछित संशोधन किए जाते रह सकते हैं। अब आपने नाम लिया तो मैं ये भी बात बता दूं, 1951 के पहला इलेक्शन कैसे हुआ था, तो उसमें तो जानते क्या हुआ था, कई जगहों पर पोलिंग बूथ जो थे वो ट्रेवल करते हुए जाते थे, ऐसा भी हुआ था। बाद में महसूस किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि 1952 का चुनाव सही नहीं था, वो उस परिस्थितियों में था। और उसके बाद वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो चुनाव आयोग ने चुनौती देके कहा था ना, आइए हैक करके दिखा दीजिए, तो कहां वो ऐसी वाली बात लगती है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के पिक्चर ट्यूब वाले जमाने की बात आप एलईडी के जमाने में करने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए अब समय कम है, हम लोगों की बहुत सारी मीटिंग है। देखिए, जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एकमात्र प्रांत रह गया जहां से हिंसा की घटनाएं अभी भी होती रही हैं। इसलिए जो उन्होंने संभावना व्यक्त की है, हम आशा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि चुनाव आयोग इन सारी विषयों के ऊपर पूरी सतर्कता और सजगता के साथ नजर रखेगा और इस विषय को सुनिश्चित करेगा कि तृणमूल कांग्रेस के जो बवाली एलिमेंट हैं वो किसी प्रकार का प्रभाव मतगणना पर न डालने पाए। शीतल राजपूत। What we thought that this is going to be the epoch of new era under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, because in this 21st century vibrant and vivid democracy for the third consecutive term with a clear majority, which seems to be sure tomorrow, I think this is a very significant achievement. And one more achievement, जो मैंने पहले कहा, ज्यों-ज्यों डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है, त्यों-त्यों भाजपा की ताकत बढ़ी है। मैंने आपसे कहा, वोटर आईडी कार्ड के बाद ही हमारी पहली सरकार बनी, साक्षरता 50% आने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, 60% आने के बाद मोदी जी को क्लियर मेजॉरिटी मिली, इस समय 75% होगा, तो कल देखिएगा क्या होगा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो यह दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, परंतु वो लोग जो ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट की लीगेसी अभी भी दिमाग में रखे हुए हैं, वो विक्षिप्त हो रहे हैं। उत्कर्ष। सर, कल मोदी जी ने 100 दिनों को लेकर एक मीटिंग की है और मोदी 3.2 में पहले 100 दिनों में देश की जनता कौन से बड़े फैसले देख सकती है? वैसे तो आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े देश का प्रमुख अखबार जो सामान्यतः रूप से भारत के पक्ष में कभी नहीं बोलता, उसने भी अपनी टिप्पणी में लिखा है कि मोदी जी आने वाले हैं तो फिर उनकी ये प्रायोरिटीज रहेंगी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात होगी। पर जहां तक आपने मोदी जी की बात कही है, 100 दिन का तो उनका एग्जीक्यूशन प्लान है साहब, 10 साल की परफॉर्मेंस है जो अमित शाह जी ने कहा था, और
25 साल का एजेंडा है अमृतकाल का, और उन्होंने कहा ये अमृतकाल का 25 साल का एजेंडा 1000 साल के भारत का आधार बनाएगा। तो ये चुनाव से बहुत बियॉन्ड की चीज है। यानी विजन 1000 ईयर का है, इंस्पिरेशन 10,000 ईयर्स का है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड 10 ईयर्स का है, प्लान 25 ईयर्स का है, 100 ईयर्स उसका फर्स्ट स्टेप होगा मोदी पॉइंट 3 में।